जय हिंद साथियों। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का आज का जो अपना लेसन रहेगा वो है फणीश्वरनाथ रेणु की एक रचना है पहलवान की ढोलक। इस रचना के बारे में अपने पढ़ेंगे। कौन सी रचना है? पहलवान की ढोलक। जो क्या है, पुरानी जो पुस्तकें हैं उनमें तो क्या 14 नंबर अध्याय है और इस बार 30% सिलेबस कम करने की वजह से अपने यहाँ पे रहता है 13 नंबर अध्याय। सबसे पहले अपने फणीश्वरनाथ रेणु का जो जीवन परिचय है उसके बारे में देखते हैं। 4 मार्च 1921 को ओराही हिंगना जिला पूर्णिया जो अब अररिया बिहार में स्थित है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मेला अंचल और उसके बाद में प्रतिपरिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चुराए, ये तो इनके है उपन्यास। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये इनके है कहानी संग्रह। ऋण जल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये इनके संस्मरण है। और उसके बाद में बात करें तो नेपाली क्रांति कथा, ये इनके रिपोर्टाज तथा रेणु रचनावली है वो 5 खंडों में, संपूर्ण जो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो 5 खंडों में रेणु रचनावली में प्रकाशित हुई है। 11 अप्रैल 1977 पटना में इनका क्या है निधन हो गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे अपने क्या है पहलवान की ढोलक, इनकी एक कहानी दी गई है। इनका जो सार है वो अपने बाद में पढ़ेंगे क्योंकि कहानी का जो मुख्य सार है वो पढ़ लेने पर कहानी की जो रोचकता है वो कम हो जाती है, इसलिए अपने पहले कहानी को देखेंगे, उसके बाद में इसका जो पाठ सार है उसके बारे में या फिर इस पाठ में क्या कुछ दिया गया है उसके बारे में अपने बाद में बात कर लेते हैं। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भारत शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अर्थात यहाँ पे क्या है, जो गांव है उसको क्या भारत शिशु की तरह थर थर कांपता हुआ बताया। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग गद्य में भी किया है लेखक ने, पद्य के अलावा गद्य में भी यहाँ पे क्या है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, निस्तब्धता करुण सिसकियां और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी, अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब कोई कवि क्या है किसी प्राकृतिक क्रिया को मानवीय कार्य करते हुए दिखाता है तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पे प्राकृतिक क्रियाओं को क्या है मानवीय क्रिया करते हुए दिखाया गया है कि तारा किस प्रकार से टूटता है, किस प्रकार से अन्य तारे उस पर हंसते हैं। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गाँव की झोंपड़ियों से कराहने और कई करने की आवाज़, हरे राम हरे भगवान हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की जो निस्तब्धता है उसमें कोई विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मार कर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। कुत्ते हैं या बिल्ली है, उनमें क्या किसी विशेष परिस्थिति को ताड़ने की क्षमता मनुष्यों से ज़्यादा होती है। उन्हें पहले लग जाता है कि कोई किसी प्रकार की महामारी आने वाली है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। कुत्ते क्या है सूंघ कर या फिर अपने जो भी तरंगें होती है उन तरंगों के आधार पर उन्हें पहले पता लग जाता है। परंतु समस्या ये है कि वो तो बता नहीं सकते बोलकर। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती, चट धा गिड़धा, यानी आ जा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटदा, यानी उठाकर पटक दे। इन शब्दों के अर्थ ध्यान में रखना कि चटाक चटदा का अर्थ क्या है और चट धा गिड़धा का अर्थ क्या है। यही आवाज़ मृत गाँव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। मृत गाँव में संजीवनी कौन भरती थी? जो ढोलक की आवाज़ है, जो वहाँ पे लुटन सिंह पहलवान है, वो जब ढोलक बजाता था तो यही क्या है गांव में संजीवनी का कार्य करती थी। लुटन सिंह पहलवान, यूँ तो वह कहा करता था लुटन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, परंतु ये है लुटन सिंह पहलवान भाई, ये आवाज़ें है, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित हो। अर्थात यहाँ पे लुटन सिंह है, उसको लगता था कि मुझे क्या है संपूर्ण होल इंडिया अर्थात संपूर्ण संसार या संपूर्ण भारत के जो लोग हैं वो मुझे जानते हैं, परंतु उसके होल इंडिया का तात्पर्य था कि वो जिस जिले में से था वहाँ उस जिले के लोग ही उसे जानते थे। लुटन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ये अनाथ बनाकर चल बसे थे। 9 वर्ष की आयु थी, उस 9 वर्ष की आयु में क्या है उसके माता पिता उसे छोड़ करके चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता अर्थात वह भी क्या है अपने माता पिता की तरह स्वर्ग में या फिर नरक में या ईश्वर को प्यारा हो जाता।
विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धरोसण दूध पीता। धरोसण मतलब जो कच्चा दूध होता है, दूध निकालते ही बिना गर्म किए हुए जो दूध होता है, और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। लुट्टन सिंह पर जो कसरत की धुन किससे सवार हुई थी कि जो मेरी सास को लोग तंग करते हैं उनसे मैं बदला लूंगा, इसलिए वो लोग क्या है, उसने क्या है, कसरत स्टार्ट की थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। 45 डिग्री अर्थात यह जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री का कोण है। अब इसको क्या है, इस तरह से रखूंगा तो ये 90 डिग्री की जगह आधा हो जाता है। 45 डिग्री मतलब वो क्या है, इस प्रकार से चलता था 45 डिग्री के कोण पे। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेले गया था। दंगल देखने कहाँ गया था, श्यामनगर के मेले में गया था। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उसे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का एक टाइटल है, किसे मिला हुआ था वो आगे आता है। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह, मतलब चांद सिंह को उसने क्या चुनौती दे दी। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले श्यामनगर मेले में आया था। नाम क्या था, चांद सिंह। और उस चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था, बादल सिंह। कहाँ से आए थे, पंजाब से आए थे। और कहाँ पे आए थे, श्यामनगर में आए थे। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। पंजाबी और पठानी जो पहलवान थे उन सभी को उसने पछाड़ रखा था। किसने, जो यहाँ पे जो पहलवान आया है चांद सिंह, उसने 3 दिनों में पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपने उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलकी लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उसे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद से बीच बीच में दहाड़ता फिरता था, क्योंकि इसको जो टाइटल मिला था वो क्या था, शेर के बच्चे का। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वर्द राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें ही कर रहे थे कि लुट्टन सिंह ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। श्यामनगर के जो राजा थे उस राजा ने क्या है, जो चांद सिंह यानी कि जो शेर के बच्चे का जो टाइटल ले रखा था उसे क्या है अपने दरबार में नियुक्त करना चाहते थे। तो वो सोच ही रहे थे। उससे पहले क्या है, वहां पर लुट्टन सिंह पहलवान ने उसको क्या ललकार दिया था। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ए मरा मरा। पर वह रे बहादुर लुट्टन सिंह, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल रे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। अर्थात यहाँ पे क्या लुट्टन सिंह की क्या है, जो बेइज्जती कर दी जाती है। उसे कहा जाता है कि आपकी हिम्मत अच्छी थी, ये लो 10 रुपए, अब आप यहाँ से जाओ, क्योंकि आप जो चांद सिंह है, जो शेर का बच्चा जो जिसको टाइटल मिला हुआ है, उसके साथ आपका युद्ध करना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, तो आप यहाँ से चले जाओ। उसको भेजते हैं। नहीं सरकार लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तब यहाँ पे क्या है, जो लुट्टन पहलवान है वो कहता है कि लड़ेंगे, आपका हुक्म हो तो तुम पागल हो, जाओ यहाँ से जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाही तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। कौन कहता है, मैनेजर साहब कहता है उसको। फिर क्या है, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। कौन गिड़गिड़ाता है यहाँ पे, जो लुट्टन सिंह पहलवान है वो गिड़गिड़ाता है कुश्ती करने के लिए। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। जो पंजाबी जो दर्शक, पंजाबी जो पहलवान बाहर से आए थे वो क्या है, यहाँ पे क्रोध होते हैं और गालियां किसको देते हैं, लुट्टन सिंह को देते हैं। दर्शक की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही उसने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। किसे मिल गया था, जब लुट्टन सिंह और जो चांद सिंह, इसकी जो पहली जो पकड़ होती है, उसमें पहली जो झपट होती है, उसमें क्या है, जो चांद सिंह है, उस चांद सिंह को जो पहलवान, जो विपक्षी पहलवान था या फिर जो लुट्टन था, उसकी जो ताकत थी उसका पता चांद सिंह को भी मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बातें बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है। चांद सिंह की जोड़ी है वो क्या किसी अन्य चांद है, उस चांद के साथ ही कुश्ती हो रही है, इसलिए वो दौड़ करके बाजार बंद करके आ जाते हैं। चट धा गिड़दा, चट धा गिड़दा। भरी आवाज में एक ढोल
जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक दिना ढाक दिना ढाक दिना अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे, ढाक दिना अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। लुटन को चांद ने कसकर दबा लिया था, अरे गया गया। दर्शकों ने तालियां बजाई, हलवा हो जाएगा, हलवा अर्थात हलवा बन जाएगा अब इसका। हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चू, चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुटन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था, वहीं दफना दे बहादुर। बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। बादल सिंह जिसका शिष्य चांद सिंह जो क्या है लुटन पहलवान को दबा करके बैठा था, वह बादल सिंह वो कह रहा था कि यहीं पे दफना दे इसको। लुटन की आंखें बाहर निकल रही थी क्योंकि गर्दन पे उसने क्या है अपना जो गोडा है वो लगा रखा था। उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। राजमत यानी कि राजा का मत, बहुमत यानी कि वहां पे जो दर्शक थे वो सारे क्या है किसके पक्ष में थे, जो चांद सिंह है, क्योंकि उसने क्या है संपूर्ण मेले में आए हुए जितने भी पहलवान थे उन सबको क्या पटकनी दे दी थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि उसी के पक्ष में होंगे। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुटन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेंच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक दिना तिरकट तिना, धाक दिना तिरकट तिना। इसका अर्थ क्या, यहाँ पे क्या है जो ढोल है उस ढोल को ही, ढोल की आवाज को या फिर ढोल को ही जो यहाँ पे लुटन पहलवान है वो क्या गुरु मानता है और उसकी आवाज के अनुसार ही उसमें क्या उत्साह और उत्तेजना आती है। लुटन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। कौन सी आवाज से, धाक दिना तिरकट तिना, धाक दिना तिरकट तिना की आवाज उसे लग रही थी कि दांव काटो बाहर हो जा और दांव काटो बाहर हो जा। आगे देखो, लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं, लुटन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया। इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चटदा मतलब उठाकर पटक दे, उठा पटक दे। यहाँ पे जो है वो गुरु लग रहा है इसको, और वो जिस प्रकार की आवाज है उसका अर्थ निकालता रहा है कि उठाकर पटक दे, उठा पटक दे। लुटन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। दिना दिना दिक दिना अर्थात चित करो। लुटन ने अंतिम जोर लगाया, चांद से चारों खाने चित हो गया। यहाँ पे शेर का बच्चा है उसको लुटन नामक पहलवान ने उसने क्या चित कर दिया है। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए, फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामनंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुटन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बाजे वाले था, ढोल थे, उस ढोल को क्या इसने गुरु मान रखा, तो सबसे पहले क्या होता है कि वह अपने गुरु को ही प्रणाम करता है और उसके बाद में कहा जाता है। फिर दौड़कर अपने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे रे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख दी, अर्थात हमारा जो श्यामनगर है इसकी लाज रख दी। जो पंजाब से आए हुए पहलवान थे उनको आपने क्या पटकनी दे दी। पंजाबी पहलवानों की जहमत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। चांद सिंह जो क्या है शेर के बच्चे की उपाधि ले रखी थी उसने। लुटन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुटन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुटन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुँह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह, मतलब ये क्या है शूद्र जाति का था, इसलिए क्या है इन्होंने कहा कि सिंह मतलब जो क्षत्रिय है उसको ही अपने दरबार में स्थान देना चाहिए, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। कौन, जो राज पंडित थे वो। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे, चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए इस प्रकार से, हाँ सरकार यह है अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुटन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आ ली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुटन सिंह ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया था। कौन सा पहलवान था? काला खां, इसको भी इसने क्या है पटकनी दे दी थी। उसके बाद में वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता हुआ चलता था। हाथी की तरह घूमता हुआ कौन चल रहा है? लुटन सिंह पहलवान। दुकानदारों को चुहल करने की सोच थी। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका
ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की इसी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ले को उदस्त मतलब पेट में डालकर उदस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटते समय उसकी अजीब हुलिया रहती, आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह में पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। उसमें किसमें? लुटन सिंह पहलवान। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुटन को आगे ही नहीं देते थे। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए थे। कितने साल बीत गए? 15 साल। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह में अनायास ही निकल पड़ता था, वह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों। वहां पे क्या है, जब लुटन सिंह पहलवान है उसके क्या है, 2 बेटे थे। वो बेटे क्या है, उन बेटों को लोग देख करके कहते थे कि इनका जो शरीर है और इनकी जो प्रैक्टिस है उसको देख करके लगता है कि ये दोनों क्या है, अपने बाप लुटन सिंह पहलवान से भी बढ़कर ही निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को संसारिक ज्ञान की भी शिक्षा स्वयं ही देता था। समझे? कौन कहता था? यहाँ पे लुटन अपने बेटों को संसारिक जो शिक्षा है वो देता था। ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। समझे? यहाँ पे वो खुद स्वीकार करता है कि जो मेरा गुरु है वो कोई नहीं है, केवल यह ढोल है, वही है। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूँ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे? ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथों में ले लिया। राजा साहब के समय स्थिरता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबुल। नए मैनेजर साहब ने कहा होरिबुल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया। कहाँ आ गया? वहीं रहने लगा, अपने गांव में आ गया। श्यामनगर से वह जिस गांव से चल करके कुश्ती लड़ने के लिए गया था और श्यामनगर में उसको क्या राज दरबार में नियुक्त किया था, तो वहां श्यामनगर को छोड़कर वह अपने वापस गांव में आ गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे पर लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोंपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। अब क्या है, उसको वहां से निकाल दिया तो वह अपने वापस गाँव आ गया और गाँव वालों ने उसके रहने की व्यवस्था है गाँव के बाहर एक झोंपड़ी बनाकर कर दी। और उनको भी क्या फायदा था, वो स्वयं क्या अपने पुत्रों को उसके पास भेजते थे और उसको क्या है कहते थे कि आप इन्हें कुश्ती सिखा देना, हम आपका भोजन की व्यवस्था कर देंगे। अकस्मात गाँव पर यही वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। देखो ये बीच में रह गया। गांव के किसान और खेतियार मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते, मतलब इस प्रकार का पौष्टिक भोजन उन्हें नहीं मिलता था कि वो कुश्ती सीख सके। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी से गुजर होती थी, उनका गुजारा होता था। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ कि पहले अनावृष्टि और फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया था। 3 प्रकार का वज्रपात हुआ है। देखो, एक तो अनावृष्टि हो गई, अनावृष्टि मतलब बरसात ही नहीं हुई, फिर है अन्न की कमी हो गई उससे, और फिर मलेरिया और हैजा आ गया, उससे क्या है गांव खाली होना शुरू हो गया। गांव प्राय सुना हो चला था, घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूंखते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढंढस देते थे। अरे क्या करोगी रोकर, दुल्हन जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह तो है, वह जो है उसको तो देखे। भैया घर में मुर्दा
रख के कब तक रोएंगे कफन, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में इत्यादि। क्या है, मलेरिया और हैजे से जो बीमारी वहाँ पे फैलती है, उस समय क्या है, लोगों को क्या कफन भी नसीब नहीं हो रहा था। तब उन्होंने क्या उपाय लगाया, उन्होंने लगाया कि कफन की कोई जरूरत नहीं है, अपने क्या करेंगे, जितने भी लोग क्या है मृत्यु का आवरण ओढ़ रहे हैं उनको क्या है नदी में बहा दो। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। मतलब हैजा है वो क्या है, मलेरिया और हैजा है वो इस प्रकार से फैल चुका था। देखो कितनी भयंकर बात कही है यहाँ पे कि एक माँ है वो अपने मरते हुए बेटे को बेटा कहने की क्षमता भी नहीं रख सकती थी उस समय। सबको पता था कि अब जाना ही है, महामारी फैल चुकी है। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार को चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे किस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्ति आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। पहलवान जब क्या है ढोलक बजाता था, उस ढोलक बजाने से क्या है, ऐसा तो था नहीं कि उस ढोलक बजाने से सभी का इलाज हो जाए, परंतु उनमें मरने का जो उत्साह है, मरने का जो दुख है वो नहीं होता था और वो घबराते नहीं थे मरने से। उनमें क्या एक नया जोश आ जाता था, हिम्मत देता था वह पहलवान का ढोलक। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में आ गए, ऐसे है वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटदा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर कहता था। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की, दोनों बहादुर गिर पड़े, अर्थात वो उन्होंने भी क्या है मृत्यु का आवरण ओढ़ लिया था। उस दिन पहलवान ने राधा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। किसका? जो लुटन सिंह पहलवान है उसके कलेजे को यहाँ पे 1.5 हाथ का बताया जा रहा है गाँव वालों के द्वारा। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुनाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, वह आगे नहीं बोल सका। अर्थात यहाँ पे क्या है, अब लुटन सिंह का भी निधन हो जाता है और उनके जो शिष्य है जब उसके पास जाते हैं तब वो उसे देखते हैं कि पहलवान है वो क्या है अब चित्त पड़ा है। तब वो कहते हैं कि हमारा जो गुरु है उस गुरु ने हमें बताया था कि जब भी मैं मरूं तो मुझे क्या है पीठ के बल मत लिटाना, मुझे क्या है पीठ मेरी नीचे नहीं रहनी चाहिए, मुझे क्या है छाती के बल लिटाना, ताकि मैं क्या है मेरे जीवन में कभी भी क्या है चित्त नहीं हुआ तो मुझे मरने के बाद भी मुझे क्या है चित्त की मुद्रा में मत दफनाना। अब देखो इस पाठ का जो पाठ सार है वो पाठ सार अब देखते हैं अपने। बहुत ही शानदार कहानी थी। पाठ सार की अगर अपने बात करें तो देखो बहुत ही शानदार पाठ है। इसमें क्या कहा गया है, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। ये इसका जो मूल भाव है ना यहाँ पे दिया हुआ है कि यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव अंचल तथा संस्कृति संजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। इसका जो मूल भाव है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। मतलब जब व्यवस्था बदलती है तो लोक कला किस प्रकार से अप्रासंगिक हो जाती है वो इस अध्याय में बताया गया। कैसे? जैसे कि इस पहलवान को पहले क्या है जो दरबार था उस दरबार में मुख्य स्थान प्राप्त था, परंतु समय बदलने के साथ क्या होता है कि जो लोक कला अर्थात जो कुश्ती की जो लोक कला है वो क्या अप्रासंगिक हो जाती है और इसको दरबार से निकाल दिया जाता है।
राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्थाओं को पूरी तरह उल्ट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, क्योंकि भारत की जो विशेषता है उन पर इंडिया शब्द हावी हो रहा है। किस प्रकार? जिस प्रकार से जो नया वहां पे राजा आता है वो क्या है, विदेश से आता है, और विदेशी जो परंपराएं है उनको वहां पे वो क्या है, सरोकार करता है। जो लुटन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है, ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसी शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है बल्कि भूख व महामारी में दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शकल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुटन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुटन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्थाओं की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? नीचे यह पाठ हमारे मन में ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। इसमें क्या बताया गया है? देखो, इसमें बताया गया है कि जो फणीश्वर राज रेणु ने बताया है कि व्यवस्था क्या है, जब परिवर्तन होती है तो उससे क्या है, लोक कला या लोक कलाकार है वो अप्रासंगिक हो जाते हैं। व्यवस्था का परिवर्तन होता है तो लोक कलाएं अप्रासंगिक हो जाती है, अर्थात उनका कोई महत्व वहां पे नहीं रहता है। अब देखो, आपको मैं बता देता हूँ, अपना जो चैनल है थोरी सर के नाम से है। आप सभी दोस्तों से जिन्होंने वीडियो देखा है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका मेरे प्रति यही सहयोग होगा। आपके जितने भी साथी हैं जो कक्षा 12 का सिलेबस करना चाहते हैं उनको भी आप बताइए कि किस प्रकार से यह अध्याय पढ़ाया गया है, उनके साथ भी आप साझा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।